आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के उस घर में लेकर चलेंगे जहां 2.5 वर्ष पहले उनकी मौत हुई थी और आपको यह बताएंगे कि यह घर आज 2.5 साल बाद भी खाली क्यों पड़ा है और कोई भी इस घर में रहना क्यों नहीं चाहता। ना तो किसी ने इस घर को किराए पर लिया है और ना ही कोई इस शानदार घर को खरीदने के लिए तैयार है। तो ये है भारत के यात्री जो थाईलैंड से कोलकाता आ रहे थे और जिस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस की ये फ्लाइट थी उसका नाम है थाई स्माइल एयरवेज और इस एयरलाइंस का कहना है कि उसने इस घटना के दौरान उड़ान से जुड़ी सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया और जिस यात्री के साथ मारपीट हुई उसकी भी पूरी मदद की गई। हालांकि आज जब हमने इस घटना के बारे में सारी जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि इस मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो देखकर शांत नहीं बैठे रहे। हमने वीडियो के बाद इसकी तहकीकात की, ये झगड़ा क्यों हुआ और झगड़े के बाद क्या हुआ। नियमों के मुताबिक कोई भी एयरलाइंस किसी भी यात्री के खिलाफ तब जांच करती है जब किसी एक पक्ष की तरफ से औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई जाती है। जैसे अगर फ्लाइट के क्रू मेंबर्स भी शिकायत करते हैं तो एयरलाइंस को उस यात्री के खिलाफ जांच करनी होती है और एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस को इसके बारे में बताना होता है। लेकिन क्योंकि इस मामले में कोई शिकायत दर्ज हुई नहीं, इसलिए यह मामला विमान के अंदर ही रफा दफा हो गया और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लोगों की बदनामी हुई है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर के इलाके में 464 लोग रहते हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, जबकि कनाडा में इतने ही इलाके में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। अमेरिका में 36 लोग और चीन जैसे देश में भी 153 लोग ही रहते हैं। और इससे यह पता चलता है कि भारत में जगह तो बहुत कम है लेकिन इसकी तुलना में आबादी कहीं ज्यादा है और यही भीड़ देश के संसाधनों को सीमित बनाती है और लोगों का क्रोध बढ़ाती है। आज आप कितने भी मकान बना लीजिए कम पड़ते हैं, कितनी भी लंबी सड़क बना लीजिए छोटी पड़ती है, कितने भी फ्लाईओवर और पुल बना लीजिए वो भी कम पड़ते हैं। आज आप कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, कितना भी बड़ा हॉल बना लीजिए, वो भी छोटा पड़ता है। और इसीलिए जब चीजें छोटी होती चली जाती हैं और उसमें इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ते जाते हैं तो हमेशा एक दौड़ बनी रहती है। जैसे मान लीजिए आज आप किसी एक कमरे के मकान में रहते हैं और आपके घर पर 2 लोग आ जाते हैं तो आपको शायद ज्यादा तकलीफ ना हो, आप उन्हें मेहमानों की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन सोचिए अगर उसी कमरे में 2 लोग 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होते चले जाएं और एक कमरा इतने लोगों से भर जाए कि किसी व्यक्ति का खड़ा होना भी मुश्किल हो जाए तो फिर क्या होगा सोचिए। आज हम वही बता रहे हैं और आज का जो बड़ा सवाल है आपके सामने वो मेरे पीछे स्क्रीन पर है कि 140 करोड़ भारतीय आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं। हमारे देश में इस समय बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा आपकी स्क्रीन पर है और भारत की बढ़ती जनसंख्या ने देश के मौजूदा संसाधनों पर बहुत बोझ डाल दिया है। जैसे देश में फिलहाल कुल मिलाकर 137 हवाई अड्डे हैं और इस हिसाब से देखें तो हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों पर अभी सिर्फ एक एयरपोर्ट है, जबकि 50 लाख की आबादी वाले अकेले एक न्यूजीलैंड जैसे देश में आज 62 एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा भारत में हर साल औसतन 16 करोड़ लोग हवाई यात्रा करते हैं। अगर इस हिसाब से भी देखें तो हमारे देश में हवाई यात्रा करने वाले लगभग 12 लाख लोगों पर सिर्फ एक एयरपोर्ट है। हवाई अड्डे की तरह भारत के रेलवे स्टेशन भी लाखों लोगों की भीड़ सह रहे हैं। आज हमारे देश में 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है और 1 लाख लोगों पर एक यात्री ट्रेन है। सोचिए 12 कोच वाली एक पैसेंजर ट्रेन में सिर्फ 900 सीटें होती हैं और इन 900 सीटों के लिए 1 लाख लोग लाइन में लगाकर खड़े होते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अपनी यात्रा से 1-2 महीने पहले ही ट्रेन का टिकट लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो तत्काल टिकट लेने जाएंगे तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगी और टिकट के लिए भी एक लंबी लाइन है। और अगर आपको रेल की भी एक टिकट चाहिए तो आपको हजारों लोगों को पहले अपने पीछे करना पड़ेगा, तब आपका नंबर आएगा। और इन हजारों लोगों से आपको हर रोज उनके साथ दौड़ना है, हर रोज उनके साथ प्रतियोगिता लड़नी है। ट्रेनों की तरह हमारे देश में सरकारी बसों के लिए भी एक बहुत लंबी लाइन है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। देश की राजधानी दिल्ली में 2300 लोगों पर सिर्फ एक सरकारी बस है। फिर से सुन लीजिए, 2300 लोगों पर एक सरकारी बस
और इसीलिए हमारी बसों में लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते हैं और अक्सर इन बसों में मारपीट होती रहती है। और लोगों में यह गुस्सा इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक बस में 70 सीटें होती हैं, लेकिन इन 70 सीटों के लिए सैकड़ों लोगों को हर रोज दौड़ लगानी पड़ती है। और जब किसी व्यक्ति को बस में सीट नहीं मिलती तो उसे बस के लिए घंटों दूसरी बस के लिए इंतजार करना पड़ता है और वो नाराज होता है और क्रोध में रहता है। और बड़ी बात यह है कि भारत के आम नागरिक सुबह से लेकर शाम तक घर पहुंचने तक एक लंबी लाइन का हर समय सामना करते हैं। जैसे सोचिए, हर 38 लोगों पर अगर एक सीट है, अगर आपको बस में एक सीट चाहिए तो उसके लिए आपको 38 लोगों से लड़ना पड़ेगा, उन 38 लोगों को अपने पीछे धकेलना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो सीट मिलेगी। और यही कारण है कि जब हम किसी एक सीट के लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों से लड़ते हैं तो वो लोग हमें अपने दुश्मन लगने लगते हैं। और ऐसी ही एक लाइन है एटीएम की लाइन। आज भारत में सिर्फ 2 लाख एटीएम मशीन हैं, जिसका मतलब यह है कि हर एटीएम पर औसतन लगभग 7,000 लोगों का बोझ है। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में लोग मन की शांति के लिए धार्मिक स्थलों में जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, लेकिन वहां भी लंबी लाइन उनका पीछा नहीं छोड़ती। आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के लिए औसतन एक श्रद्धालु को 30 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, 30 आवर्स। यानी आज अगर आप देखेंगे तो भारत के 140 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन में ही निकल जाती है। तो हमारी लाइफ और लाइन में एक बहुत मजबूत रिश्ता बन गया है। यह लाइन हमारे जन्म से शुरू हो जाती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के लिए तारीख लेनी पड़ती है और इस तारीख के लिए कई दिनों तक लाइन में लगना पड़ता है। यानी जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने के लिए भी लाइन लगती है, जन्म के बाद स्कूल में दाखिले के लिए भी लंबी लाइन लगती है, इसके बाद कॉलेज में लाइन लगती है, फिर नौकरी की लाइन लगती है, और इस दौरान राशन कार्ड की लाइन है, आधार कार्ड की लाइन है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइन है, और हर उस चीज के लिए लाइन है जिसकी आपको अपने जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के लिए भी अब हमारे देश में एक लाइन है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग अपने जीवन के औसतन 7 से 10 साल किसी न किसी लाइन में खड़े रहते हुए बिता देते हैं। यानी यही लाइन उनकी लाइफ को क्रोध से भर देती है। इसलिए सोचिए, जब देश की आबादी बढ़ती जा रही है, संसाधन हमारे पास उतने हैं नहीं, तो लोगों के बीच इन संसाधनों को हासिल करने की कितनी जबरदस्त रेस लगी है। और जब ऐसी कोई रेस लगती है तो 2 चीजें होती हैं। पहला, इससे वीआईपी कल्चर शुरू होती है। आपने देखा होगा हमारे देश में इतनी वीआईपी कल्चर कैसे आई। फिर से मैं वो स्क्रीन पर आपके सामने वो आंकड़े लाता हूं, देखिए। दोनों की आबादी अब बराबर है, भारत और चीन की, और उनकी जो क्षेत्रफल है वो है 94 लाख वर्ग किलोमीटर और हमारा है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना फर्क है, और आबादी बराबर है। इस समय पूरी दुनिया की कुल आबादी है 800 करोड़, और अगर भारत की आबादी 2023 में 143 करोड़ हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि दुनिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति भारत का होगा, हर 5वां व्यक्ति भारतीय होगा। और भारत की बढ़ती आबादी भारत के संसाधनों पर दबाव और बढ़ाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने घर से बाहर कदम रखेंगे और लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, आपको वहीं से लाइन दिखाई देगी। और यहां बात सिर्फ इस घर की नहीं है, बात और भी घरों की है। कभी आपने सोचा है जिन घरों में हत्या या आत्महत्या की हाई प्रोफाइल वारदातें होती हैं, उन घरों का बाद में क्या होता है? आज हम आपको सुशांत का घर तो दिखाएंगे ही। हमने सुशांत के घर पर अपने एक रिपोर्टर को भेजा जो वहां पर गया, और वो बताएगा कि सुशांत के घर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते। लेकिन इसके साथ ही हम आपको नोएडा भी लेकर चलेंगे। नोएडा के जिस घर में आरुषि तलवार रहती थी और जहां पर आरुषि की हत्या हुई, उस घर का बाद में क्या हुआ। इसी तरह निठारी की जिस कोठी में लगभग 20 लोगों की हत्या हुई थी, 15 से 20 लोगों की, अब वहां कौन रहता है। और दिल्ली के बुराड़ी के उस मकान में जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, अब वहां कौन रहता है। आज हमने इन तमाम लोकेशंस पर, इन तमाम मकानों पर अपने रिपोर्टर्स को भेजकर एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जो आपको यह बताएगी कि जब किसी घर में ऐसी कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वारदात होती है तो बाद में उन घरों का क्या होता है। किसी भी स्थान को लेकर हमारे मन में जो भावनाएं आती हैं, वो भावनाएं सुख की होती हैं, दुख की होती हैं,
शांति की होती हैं या अशांति की होती हैं, कई बार खुशी की होती हैं या कई बार डर की होती हैं, भय की होती हैं। और ये तमाम भावनाएं जब आपके मन में होती हैं, वो आपके मन और मस्तिष्क में बैठी पुरानी यादों पर आधारित होती हैं। और इसीलिए जब आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाते हैं तो आपको शांति की अनुभूति होती है, और जब आप किसी शमशान में जाते हैं तो आप अशांत हो जाते हैं, आपको चारों तरफ अंधेरे जैसी फीलिंग आती है। ये सब हमारे मन पर है, हमारे दिल पर है, और हम जब किसी मकान को देखते हैं तो हमें क्या चीज़ याद आती है उस पर निर्भर करता है। और अक्सर हमारे देश में, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा, हमारे देश में इस तरह के मकानों को अशुभ मान लिया जाता है और फिर लोग वहाँ से दूर भागने लगते हैं। जो नया वेरिएंट आया है उसको कहते हैं BS7, लेकिन दुनिया में लोगों को वैक्सीन अब भी वही पुरानी वाली लगाई जा रही है जो इस महामारी की शुरुआत में विकसित हुई थी। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब ये वायरस लगातार बदल रहा है तो क्या वैक्सीन को भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब भारत समेत दुनिया की कई एजेंसियों ने इस पर स्टडी करनी शुरू कर दी है। कुछ आंकड़ों के जरिए आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे आज कि जैसे जब एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई गई थी तो इसका एफिकेसी रेट 94% था, 94%। और अल्फा वेरिएंट के बाद जब कोविड का डेल्टा वेरिएंट आया तब भी यह वैक्सीन 94% प्रभावी थी। लेकिन पिछले साल जब ओमिक्रॉन का BA.5 वेरिएंट आया तो इसका एफिकेसी रेट 94% से घटकर सिर्फ 71% रह गया, यानी उस वेरिएंट पर यह उतना प्रभावी नहीं थी जितना पुराने वेरिएंट पर थी। जो आप देख सकते हैं BA.5 पर इसका जो एफिकेसी रेट है, प्रभावी जो ये थी, वो सिर्फ 71% थी। इसी तरह चीन में बनी सिनोवैक वैक्सीन अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 50%, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 49% प्रभावी थी, लेकिन ओमिक्रॉन के BA.5 वेरिएंट के खिलाफ इसका एफिकेसी रेट गिरकर सिर्फ 37% रह गया है। भारत में बनी कोवैक्सीन अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 78%, डेल्टा के खिलाफ 76% और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ 57% प्रभावी थी। और अमेरिका में बनी मॉडर्ना की वैक्सीन अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 97%, डेल्टा के खिलाफ 97% और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ सिर्फ 73% प्रभावी थी। और इसी तरह फाइजर की जो वैक्सीन थी वो भी अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 95%, डेल्टा के खिलाफ भी 95% और ओमिक्रॉन के खिलाफ 72% प्रभावी रही। और रशिया में बनी स्पुतनिक V वैक्सीन का एफिकेसी रेट भी शुरुआत में 92% था और अब यह सिर्फ 67% प्रभावी मानी जाती है। चीन से इटली के मिलान शहर जा रही 2 फ्लाइट्स में बड़ी संख्या में यात्री पॉजिटिव पाए गए। एक फ्लाइट में 92 यात्री थे जिनमें से 35 कोविड पॉजिटिव निकले। दूसरी फ्लाइट में 120 यात्री थे जिसमें से 62 कोविड पॉजिटिव पाए गए। और इस घटना के बाद अब दुनिया के कई देश सावधान हो गए हैं और चीन से आने वाले यात्रियों पर अब लगातार बड़े बड़े देश पाबंदी लगा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन ने अपने यहां से कोविड-19 को लेकर तमाम पाबंदियां हटा दी है। चीन में अब कोविड के मामलों की गिनती भी बंद कर दी गई है और वो डेटा भी महीने में एक बार ही देंगे। लेकिन चीन से लोगों का बाहर जाने वाले चीन से बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों की यात्रा पर कर रहे हैं। खास बात यह है कि चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू करने के बाद खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया था और लोग चीन से बाहर तब जा ही नहीं रहे थे। चीन एक अलग आइलैंड की तरह था। लेकिन अब 8 जनवरी से चीन के लोग दुनिया में कहीं भी यात्रा कर पाएंगे और इससे कोविड के फैलने का खतरा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए अब अमेरिका, इटली, जापान और ताइवान जैसे देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भारत सरकार ने भी ये फैसला चीन से आने वाले यात्रियों के लिए अपने देश में अनिवार्य कर दिया है।